साबित कर रहे हैं। दूसरा डीसी की आपने बाइट सुनी कि डीसी साहब बोल रहे हैं वहां पर कि रैकेट बकायदा वहां पर चलाया जा रहा है। जो प्राइवेट क्लिनिक है वो बकायदा एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो एक रैकेट के तहत अगर ये काम वहां पर बड़े स्तर पर चल रहा है, फिर वो आंकड़े अपने आप में ही पुख्ता हो जाते हैं। नहीं, रैकेट जरूर, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि देखिए ये हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि राजस्थान भी साथ में लगता है। एक जगह पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, दूसरी जगह पे जाके अबॉर्शन किया जाता है जी। तो मतलब ये भी हमारा बहुत एक मुद्दा है कि हमारे इंटर स्टेट वाली जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इश्यू आता है। हालांकि हमारी यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से साफ हिदायतें दी गई हैं सभी सीएमओ की। अपने कंसर्न पैरेलल जो सीएमओ है आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, उससे आप कांटेक्ट में रहिए और जो भी ऐसी किसी भी तरह की आपको कंप्लेंट मिलती है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। तो ऐसे ही एक्शन से यहाँ पर एक बात, क्या आज तक प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर किसी को सजा हुई है, कोई एफआईआर हुई है? ये बड़ा कम सुनने को मिलता है और इससे पता लगता है जो कानून बना दिया गया उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बड़ी बात। हरियाणा प्रदेश में अभी तक 90 कोर्ट केसेस पीएनडीटी के तहत चल रहे हैं, जिसमें कि 23 डॉक्टर्स को कन्विक्शन हुई है और 6 लोग दूसरे हैं, जिसके अंदर एक मरीज भी है, एक हस्बैंड भी है, 2 हकीम भी हैं। तो मैं ये सारा डाटा आपको बताना चाहती हूँ कि 30 लोगों को कन्विक्शन भी हुई है, जिसमें जेल हुई है, उनको फाइन हुआ है और 4 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं अभी तक। और बाकी लोगों के लाइसेंस के लिए एमसीआई के पास हमने भेजे हुए हैं कि जो लोग कन्विक्टेड हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। जी बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हो रहा तो बहुत कुछ हो रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर लेकिन समाज की दकियानुसी जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। कानून पास कर देती सरकार, लेकिन कानून लागू भी होता है। लागू जिन लोगों पर होता है वो लोग अगर साथ नहीं देंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सोच बदलने की जरूरत है, धारणाएं बदलने की जरूरत है। अगर जिस घर में ये बच्चा पैदा हो रहा है वही लोग चाहें कि मेरे घर में वंश चलाने वाला बेटा ही पैदा हो, फिर कानून धरे के धरे रह जाते हैं। और इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कोख में कन्या का क्यों किया जा रहा प्रदेश में, ये आंकड़ा लगातार लिंगानुपात का बढ़ता क्यों जा रहा है? आधुनिकता के दौर में हम जी रहे, 21वीं सदी में आधुनिक महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन सारी शक्ति यहाँ पर निराधार हो जाती है जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं जो हम महेंद्रगढ़ के दिखा रहे हैं आपको। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। फिर चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। क्योंकि बेटियां यहाँ बोझ हैं। दौर 21वीं सदी का, लेकिन सोच 18वीं सदी की। आज भी लोग पुरानी सोच और रूढ़िवादिता की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, फिर भी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। कोख के कातिलों की फहरिस्त में अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दहेज देने के डर से लोग कोख में ही कन्याओं की हत्या कर देते हैं। इसका मेन कारण तो मैं जो मानती हूँ वो है दहेज की प्रथा। अगर दहेज का लेना देना नहीं हो, ना तो हम बेटियों के मतलब जाने पे कुछ दें, ना बेटी जब हमारे घर आए दूसरे की तब ले, तो लोग बेटी को क्यों मरवाएंगे? कुछ लोगों का मानना है कि आज भी लोग रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और पुरानी सोच की वजह से ही लड़के और लड़कियों में फर्क समझते हैं। गांव में क्या है, लोगों की वही पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता चली आ रही है। गांव में क्या है, वही पुरानी सोच गांव में अभी तक बनी हुई है लोगों के पास में। लड़का है वही मतलब सारे कर्म कांड करेगा और लड़की तो कुछ नहीं है, खर्चे का घर है बस। वहीं लड़कियों का कहना है कि बेटे वंश चलाते हैं तो लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। वो वंश चला सकती हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। बस उन्हें जीने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो। लोग सोचते हैं कि उनके बेटे उनका वंश चलाएंगे, लेकिन बेटे ऐसे करते नहीं है। बेटे आवारागर्दी करते हैं, बेटियां पढ़ती हैं लेकिन लोग पढ़ाते नहीं है उनको। फिलहाल ये 21वीं सदी का दौर है।
आज बेटियां पीछे नहीं हैं, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। बेटियों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, आसमान छूने दो। मत मारो बेटियों को, क्योंकि बेटियां अनमोल हैं। एवं हरियाणा के लिए नारनौल से सुभाष यादव की रिपोर्ट। और इस वक्त नारनौल से एवं संवाददाता सुभाष यादव हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। सुभाष, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, महेंद्रगढ़ कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 6 महीने से कोई बेटी पैदा ही नहीं हुई। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि महेंद्रगढ़ जिले का जो खासकर नांगल चौधरी क्षेत्र है, जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है, ये बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और यहाँ पर जो पिछले 6 महीने के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से जो मिले हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही निकल आई है कि पिछले 6 महीने से एक भी लड़की पैदा नहीं हुई है। और इसके अलावा 16 गांव ऐसे हैं जिनमें ना लड़के पिछले डिलीवरी भी नहीं हुई है। पिछले 16 गांवों में तो ऐसे हालात हैं कि पिछले काफी कुछ गांवों में सबसे बड़ी बात ये निकल के आए कि वहाँ पर जो पिछड़ापन है लड़कियों को पैदा होने से पहले जो आंकड़े थे 2001 के, उसमें जब आंकड़े देखे जाते हैं तो मैंने जिला सबसे ऊपर होता था लिंगानुपात में, लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं और नैतिक कारण भी हैं। तो यही कारण शायद सब कुछ लगता है कि ये जो लड़कियां हैं उनको पैदा होने से पहले ही उनको भ्रूण में ही उनकी हत्या करवा दी जाती है। जी। लेकिन सुभाष, आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस इलाके के अंदर सबसे एक तो अशिक्षा है, पिछड़ापन है और जिनकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है, इसी कारण से लोग जो लड़की जब पैदा होती है उसी टाइम सोचने लग जाते हैं कि इसको दहेज देना पड़ेगा। जब लड़की की जब शादी करनी होगी उसमें दहेज देना पड़ेगा। खासकर इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है दहेज की जो प्रथा है, वो इतनी भयंकर विकराल रूप धारण की हुई है। जब किसी के घर के अंदर जब कोई लड़की पैदा हो जाती है, उसी दिन से उसका पिताजी ये सोचने लग जाता है कि लड़की के हाथ के लिए करेंगे, उस टाइम पैसा कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ के रोजगार के जो साधन है, यहाँ तो ना ही तो कोई उद्योग धंधा है और ना ही कोई वैसे कोई सरकारी नौकरी को मिल पाती है। सिर्फ ले दे के एक एग्रीकल्चर है जिसके ऊपर यहाँ के जो किसान हैं वो डिपेंड है। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की स्थिति है कि 2005 की बाद में यहाँ पे जो वाटर लेवल है जो जमीन का, वो इतना ज्यादा खतरनाक सीमा पर चला गया है। 1700 फीट के नीचे पानी गहरा हो गया है कि किसान अपनी खेती नहीं कर पाते हैं। जब किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा तो उनकी यहाँ पैदा नहीं होगी तो बताइए उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी। किसान इसी चीज को लेकर के उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल टूट चुकी है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां वो पलायन की नौबत तक आ गई है कि वो गांव में अगर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी यहाँ की जमीन बेच के दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी है वहाँ पे जाना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत लेकिन सुभाष, यहाँ पर ये लग रहा है कि एक समस्या को दूर करने के लिए आप दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा एक और भी चीज आ रही है कि यहाँ पे जब कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है, औद्योगिक विकास नहीं है, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लड़के। तो एक चीज और भी निकल के आया, जब हम गाँव के गए थे करीबन 5-6 गाँव में हमने जब दौरा किया तो हमें ये सामने निकल के आया जब जो युवा बेरोजगार हैं उनकी शादियां नहीं हो रही। जब युवाओं की शादियां ही नहीं होंगी तो बताइए बच्चे और बच्चियां तो लड़कियां पैदा नहीं करेंगे तो शादियां कहाँ से होंगी? वही समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि 2-3 गांव तो ऐसे हैं जिनमें पिछले 2-3 साल से सिर्फ एक लड़की की शादी हुई है। तो उस हिसाब से भी लिंगानुपात का जो आंकड़ा है, जब शादियां ही नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, लड़के और लड़कियां कहाँ होंगे। जो उसके बाद में अगर कोई लड़का अगर किसी डिलीवरी होती है तो उस टाइम एक लड़का हो गया तो उसके बाद में वो आगे बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। ये भी समस्याएं यहाँ पे गाँव में निकल के आ रही है, सामने निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात है जो अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं या और जो दूसरे साधन है जिनसे लोग पहले ही लिंग का जांच करवा लेते हैं, यहाँ तक तो हमें कुछ डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक भी कहा कि यहाँ जो बड़े निचले तबके के लोग हैं वो अगर अल्ट्रासाउंड पे थोड़ी सी अगर सख्ती बरती जाती है तो वो आज के DNA टेस्ट से भी लिंग जांच करवाने लग गए हैं। तो आज भी कहाँ तक रोकेगा? ये तो नैतिक जिम्मेवारी जब तक लोग नहीं लेंगे, सामाजिक इसकी पहल नहीं होगी, तब तक लड़कियां यूं ही कोख में मारी जाती रहेंगी। जी बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा सुभाष यहाँ पर। लेकिन डीसी की का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक रैकेट काम कर रहा है इस सबके पीछे। वो रैकेट क्या है और कौन लोग इसके पीछे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अल्ट्रासाउंड केंद्र चलाते हैं वो अपने लोग जो हैं उनके जो दलाल होते हैं उनको छोड़ा हुआ है। पिछले दिनों यहाँ पे एक रैकेट के बारे में कुछ जानकारी लगी थी सिविल हॉस्पिटल के तो सतनाली के अंदर उन्होंने रेड की, लेकिन जब तक रेड पूरी हुई तब तक तो जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाला था वो अपना हॉस्पिटल छोड़ के भाग चुका था। इसमें रैकेट में निश्चित तौर पर जो सिविल हॉस्पिटल में जो काम करने वाले हैं, जो इनके ऊपर कार्रवाई करने वाली जो टीम है, उनके अंदर भी इनके लोग मिले हुए हैं।
जैसे ही वो टीम वहां से चलती है, ऐसा तो इसके लिए जो कानून बनाया गया काफी सख्त कानून है, लेकिन उस कानून के तहत सबसे बड़ी बात है जो सिविल हॉस्पिटल का जो सिविल सर्जन है वो एक टीम गठित करेगा, वो खुद उसके साथ रहेगा, एसडीएम उसके साथ होगा, वो जो पूरी टीम जाकर के अल्ट्रासाउंड के अंदर जहाँ पर ये अवैध रूप से लिंग जांच की पहचान की जाती है, उनसे रेड मारी जाती है। लेकिन इतना जब सब कुछ जब बनता है, टीम गठित होती है, तब तक वो उनकी जो सीक्रेसी है वो डॉक्टर जिसके यहाँ छापा मारा जाना होता है वहां तक वो पहुंच जाती है जानकारी, पहले से अपना सामान लपेट कर भाग जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसे में बताइए कार्रवाई कहाँ हो पाएगी? फिर उसके बाद में प्रोसेस इतना लंबा है, उनकी फॉर्मेलिटी जुटानी होती है। अगर रेड उन्होंने पूरी भी कर दी तो उस रेड के लिए जो जो उनको फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चीजें उनको जुटानी पड़ती हैं, और उसमें वो सारी चीजें नहीं जुट पाती हैं तो जो अल्ट्रासाउंड के अंदर जो चलाने वाले हैं वो बाद में कानून के जो पेचीदगियां हैं उनसे जो अदालत से बरी हो जाते हैं। इसलिए ये जो एक जघन्य अपराध है इस पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पा रहा। जी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से महेंद्रगढ़ में हालात बदले हैं, एक समस्या को दूर करने के दूसरी समस्या को पैदा करे, यानी कि वहां पर आर्थिक हालात लोगों के ठीक नहीं है और लड़की को बोझ समझकर लड़की को पैदा करना ही बंद कर दिया है। लड़कियों को गर्भ में ही मारने की कोशिश की जा रही है, कोशिश में वो कामयाब भी हो रहे, लेकिन एक समस्या को दूर करने की कोशिश में उन्होंने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब लड़के जो वहां पर है उनकी शादी तक नहीं हो पा रही है, सामाजिक ताना बाना वहां पर पूरी तरह से बिगड़ चुका है, हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं वहां पर। लेकिन कोशिश यही है कि किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जाए, एक बड़ी सामाजिक समस्या बन जाएगी ये, और इसी पर हम मुद्दे पर चर्चा करें कि हम जी तो रहे आधुनिक युग में, लेकिन हमारी सोच आज भी बहुत पुरानी है और रूढ़िवादी सोच है जिसकी बेड़ियों में हम जकड़े हुए, और बेड़ियां काटनी बहुत जरूरी हैं। और इस बीच हमारे मेहमान डॉक्टर वीना रानी और डॉक्टर रेणु पहल मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर वीना रानी जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर आर्थिक हालातों से जूझ रहे लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने लड़की जो एक बोझ समझी जाती है हमारे समाज में उसको पैदा करना ही छोड़ दिया, यानी कि गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया। ये तो दूसरी समस्या खड़ी कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल गलत है। अगर देखो आज हम देख रहे हैं कि समाज में रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन लिंगानुपात ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लिंगानुपात के कारण ही ये गैंग रेप वगैरह बढ़े हुए हैं। और कोई भी सामाजिक बुराई लगाओ, दहेज प्रथा, अगर महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए तो ये समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जैसे माननीय सोनिया गांधी ने भी ऐसा वो किया है कि कार्ड में जो भी परिवार में बड़ी महिला होगी उसके नाम पे राशन कार्ड बनाया जाए, और सरकार ने और बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं जिसमें लाडली योजना, कन्या दान योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। जो योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, ये नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। दहेज लेना और देना की कोई कानून नहीं है, आप ना लीजिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप मत लीजिए और ना ही दीजिए, समस्या वही खत्म हो जाती है। नहीं, इसमें वही है ना, समाज को ये सोचना चाहिए, ना तो इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, इसमें सभी ने मिलकर ये सोचना कि सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें पुरुष प्रधान होने के नाते पुरुष को यह समझना चाहिए कि अगर जिसने हमें जन्म दिया वो भी तो महिला है। जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, जो खुलासा यहाँ पर हुआ, उसमें ये बात भी सामने आई है कि इसमें माँ जो होती है उसकी सबसे बड़ी भागीदारी है, यानी कि माँ की ममता। यहाँ पर उसकी माँ की ममता पर भी सवाल उठते हैं, माँ खुद जाती है। देखो बिल्कुल उठते हैं। हमें महिला होने के नाते हमें यह सोचना चाहिए, इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले हमने सोचना चाहिए कि हम भी किसी की बेटी हैं। अगर हम इस समाज में आए हैं तो हमने किसी भी लड़की को इस समाज में आने से रोकना नहीं चाहिए। जी सुनीता जी, आपके पास आना चाहते हैं, और यही सवाल जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें ये खुलासा हुआ, चौंकाने वाला खुलासा है कि जो माँ है जिसे ममता के लिए जाना जाता है, ममता के आंचल में अपने बच्चे चाहे बेटा और बेटी ढके रखती है, कोई नुकसान